टॉपिक्स में उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में ज़्यादा one of the few people who मतलब बाइफरकेट करके इनको अलग अलग नज़रिए से देख के पहले प्री करूँगा, फिर जब प्री हो जाएगा फिर मैं अलग अलग नज़रिए से देख के पहले प्री करूँगा, फिर जब प्री हो जाएगा फिर मैं मेंस करूँगा, फिर जब मेंस होगा फिर मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँगा। इट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। दूसरा जो आजकल क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें मेरा ये मानना है कि हम तीनों पार्टनर हैं। हाँ, वैसे जैसे शोपियां, भदरवा, पुंछ, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी मतलब इतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरेटिव टू अगर आप क्या कहते हैं सिटी एरियाज में आओगे तो वहाँ पे रह के 86th रैंक आपका ऑल ओवर इंडिया आना, जिसमें इतनी ज़बरदस्त राइटिंग स्किल्स चाहिए। तो क्या चीज़ें थी कि आप वहाँ से यहाँ पहुँचे, आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया जिसमें आपको लगा, जैसे अभी रिसेंटली आपने बोला कि मैं कैपेबिलिटी अपनी पहचानूं, तो सेल्फ रियलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, हमें समझ नहीं आता, हमें 4-5 साल लग जाते हैं कि हम है क्या हैं। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना फ्रिक्वेंटली ये समझा दिया कि दैट यू आर कैपेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन? बहुत सारे बच्चे हैं जो वो वही देखना चाहते हैं कि क्या आर वी कैपेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्या हम ये कर सकते हैं? देखिए इसमें मैं बताऊं, हर एग्ज़ाम का एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होना चाहिए। तो अगर आप उस लेवल तक, अगर उस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, दैट मीन्स यू आर केपेबल। ये मानना ही मानना है। मैं सब आपके जितने भी दर्शक हैं, अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है कि क्या एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपने जैसे पीएससी के लिए आई थिंक ग्रेजुएशन इज़, जैसे पीएससी के लिए ग्रेजुएशन इज़ मस्ट, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो डेफिनेटली यू आर केपेबल। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 10 से बोल रहे हैं कि पीएससी में दो। आपने 10th किया, आपने 10+2 किया, आपने ग्रेजुएशन की, अब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए हो, तो डेफिनेटली यू आर केपेबल। एवरीबडी इज़ केपेबल। इस एग्ज़ाम का केपेबिलिटी से ज़्यादा जो फैक्टर है, एक हम बोल सकते हैं क्रिटिकल फैक्टर, दैट इज़ डेडिकेशन फॉर हार्ड वर्क। अगर आप में अगर केपेबिलिटी है रोज़ाना कंटिन्यूसली, जैसे ये एग्ज़ाम एक लंबा प्रोसेस होता है, 6-7-8 महीने मिनिमम, पूरे स्टेजेस, अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप ये हार्ड वर्क दोगे, अगर आप इतना टाइम दोगे कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डेफिनेटली यू विल डू इट। हार्ड वर्क इज़ द की, नॉट कैपेबिलिटी। द मोमेंट यू आर एलिजिबल फॉर एन एग्ज़ाम, आपकी कैपेबिलिटी है वहीं पे। अब उस कैपेबिलिटी को रियलिटी में डालने के लिए आपको कितना हार्ड वर्क के लिए आप रेडी हो, दैट इज़ द क्रिटिकल फैक्टर। तो सबको मैं बोलूँगा, डाउट्स आते रहते हैं, उनके बारे में अपने आप को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को डाउट्स आते हैं। जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमंस ही रहे हैं, उन्होंने भी नॉर्मल सोशल लाइफ भी गुजारी, उन्होंने भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी टाइम लिया। बस ये था कि उन्होंने डेडिकेशन दिखाई। अगर उन्होंने एक टारगेट रखा, एक दिन का, एक हफ्ते का, वो पूरा किया। तो अगर आप टारगेट स्पेसिफिक चलेंगे कि नहीं जी मैंने आज दिन में इतना पढ़ना है, नो मैटर व्हाट, उसके हिसाब से कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद लगेगा यस आई एम एबल टू, आई हैव कवर्ड दिस मच सिलेबस, आई हैव रिवाइज्ड दिस मच पोर्शन, आई एम एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इट इज़ नॉट कि आपने आज फॉर्म दिया, आपने 10 दिन पढ़ा, तो 11वें दिन आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने होना है, मुझे सिलेक्शन मिलेगी कि नहीं। नो, ये ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आपका आएगा। हार्ड वर्क मस्ट है, उसी पे फोकस करें कि मैंने इतने घंटे रोज़ाना देने हैं। अब उसमें एक और कनेक्टेड क्वेश्चन है, कितने घंटे देना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो घंटों के हिसाब से नहीं, आप अपने शेड्यूल को टारगेट के हिसाब से डिवाइड करें कि मैंने आज GS1 का पहले 3 टॉपिक्स इन 4 दिनों में पढ़ने हैं। फिर 4 दिनों में हर डे में मुझे इस टॉपिक में ऐसे आएगा। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो बहुत फ्रूटफुल रही है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जितने भी मेरे दोस्त सिलेक्टिव है, सब ने टारगेट स्पेसिफिक पढ़ाई की, सब ने अपने ऐसे अपना जो टाइम पीरियड था ऐसे रखा। देयर इज स्ट्रेटजी कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। अगर वो मैं बोलूँगा अपने स्टूडेंट्स को टाइम ब्लॉकिंग कैसे होती है,
उसका अब यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट इट एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन योर प्रिपरेशन। टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि आप दिन का कुछ स्पेसिफिक टाइम अलॉट करते हो कि मैंने इस टाइम से इस तक ये टॉपिक करना है, इस टाइम से तक ये टास्क करना है। तो अपने हिसाब से वैसे एक शेड्यूल बना ले, शेड्यूल के हिसाब से ट्राई टू कवर द सिलेबस इन द अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम। ऐसा भी नहीं कि आपने अब 2 साल के लिए एक टॉपिक को रखा या एक ऑप्शनल को 6 साल में 2 महीने में या 3 महीने में करना है। एक रियलिस्टिक टाइमलाइन के साथ चलिए, बट ऐसा भी ना रखे कि 2 दिन में ही करना है। सम थिंग्स टेक टाइम, सम थिंग्स यू विल बी स्ट्रांग, पहले ही आपको पता होगी। तो उस हिसाब से देख के इंडिविजुअल लेवल से टेलर मेड प्रिपरेशन शेड्यूल बना के उसको उस पे फोकस करें, रादर देन कि मैंने 10 घंटे दिए। आपने 10 घंटे दिए और आपका जो आउटपुट है वो बहुत कम है, या आपने एक ही टॉपिक पे 10 घंटे दिए, ऐसा नहीं करना है। आपने टारगेट रखना है हर डे के हिसाब से, हर वीक के हिसाब से। तीसरी चीज़ है रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि रिटेंशन नहीं हो पाती है। मैंने पढ़ा होता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में या इंटरव्यू बोर्ड के सामने या MCQs सॉल्व करने के टाइम। रिकॉलिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिवीजन से। आप जितना रिवाइज़ करोगे उतना आपका रिटेंशन बढ़ेगा, जितना रिवाइज़ करोगे। तो मिनिमम 3 से 4 बार तो रिवाइज़ होना ही होना चाहिए हर टॉपिक। तो अपना शेड्यूल ऐसे रखें कि रिवीजन हो। अब रिवीजन्स में भी क्या है कि ऐसे नहीं रखना है आज पढ़ा और 3 महीने के बाद रिवीजन रखना है। शॉर्ट ड्यूरेशन का रखना है कि मैंने संडे को रखा है, पिछले 5 दिनों में मैंने क्या पढ़ा उसको रिवाइज़ करूँगा। फिर 15 दिन के बाद 1 दिन मैं रखूँगा, पिछले 15 दिनों में मैंने क्या किया वो रिवाइज़ करना है। तो ये करके रिविजन्स करके रिटेंशन बढ़ती है। ये 2-3 चीज़ें जो टेक्निकलिटी जो मैंने समझा है, इनको देख के जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपने रिवीजन, आपने जो अपना शेड्यूल वो टारगेट स्पेसिफिक और अपनी कैपेबिलिटी को डाउट नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप कैपेबल हो, सिंपल। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अबाउट I guess that's a very good formula। अगर आप एलिजिबल हो, आप कैपेबल हो। बहुत बढ़िया सर। ओनली इंग्रेडिएंट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। आप कितना हार्ड वर्क रेडी हो डालने के लिए। और बिलीव मी, लोग बोलते रहते हैं कि यार बहुत हेक्टिक रहता है। यू एंजॉय द प्रोसेस। वंस यू आपको जब फैमिलराइज होते हो आप एग्ज़ाम के साथ, यू एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना है, आज मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना है, आज मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आपके एक एक्साइटमेंट होता है। एंड जब आप गोल्स रखते हो टारगेट स्पेसिफिक या एक कंप्लीशन का, जैसे आपने आज रखा है कि मुझे 3 दिन में कोई टॉपिक पढ़ना है से डिजिटल पेमेंट्स, आपने रखा है उस पर 1 दिन। जब आप पूरा वो स्टडी करोगे एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आएगी। फिर जब उसको रिवाइज़ करोगे 10 दिन के बाद और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब आप उसके रिलेटेड 1 महीने के बाद कोई मॉक आंसर राइटिंग का सेशन लोगे या आप कोई MCQ उसके रिलेटेड सॉल्व कर पाओगे, एक और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। नथिंग हैपन्स, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली आ जाएगा। हैव ट्रस्ट ऑन योर कैपेबिलिटी। तो फाइनली मैं यही बोलूँगा, अपने जितने भी यंग दोस्त लोग हैं जो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, डोंट डाउट योर कैपेबिलिटीज़। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जितने भी सिलेक्टेड किसी भी एग्ज़ाम के या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल लोग, एक स्ट्रगल का फेज़ आता है, उसी में से निकलते हैं। तो मैं भी आपके तरह एक टाइम पे प्रिपरेशन मोड में था, आप भी है अभी। आप में से कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ अनफॉर्चुनेटली हार्ड वर्क करने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी नहीं होंगे। डिजेक्ट नहीं होना है, कंपटीशन का रूल है, कुछ लोगों को सिलेक्ट होना है, कुछ को नहीं। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, बट विद इन रीजनेबल टाइम हार्ड वर्क का मिलता है। स्पेशली एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको अपना जो आप लक्ष्य था, गोल था, मोर और लेस हो ही जाता है, सिलेक्शन हो ही जाती है। जितने भी अभी कोई एग्ज़ाम्स के रिजल्ट भी आए, बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। तो उस टाइम जो आपका वो लो फेज़ आता है, उसको चैलेंज ले। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी आप अगर बायोग्राफीज़ पढ़ेंगे, उन्होंने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुई, कोई बात नहीं है। अगर लग रहा है कहाँ पे कमियां थी, उनको एनालाइज करके नए और जोश से और एनर्जी के साथ एग्ज़ाम में कूद पड़ेंगे और इस बार सिलेक्शन
लेके ही आएंगे और इस बार डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या अपना 100%, 110% देंगे इस बार। तो हर फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, उसको नेगेटिविटी में उस साइकिल में ना जाए, मुझसे नहीं होगा, सेल्फ डाउट होगा, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, कंटिन्यू एक साइकिल बनेगा। जैसे आप बोल रहे थे अभी विशेष साइकिल, तो वर्चुअस साइकिल से वो विशेष साइकिल बन जाता है और फिर आप हार्ड वर्क करके भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं पा पाते हो। तो मेरा यही सबको सजेशन है कि फेलियर को अपॉर्चुनिटी देखे। यही है कि देखिए मेंटरशिप या जैसे आप बोल रहे थे कि कौन सा स्टडी मटेरियल, उसमें रिसर्च करके देखिए कुछ कुछ बेसिक है जो हर कोई पढ़ता है, जैसे एनसीईआरटी है या किसी भी टॉपिक्स के बारे में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, पेपर्स के लिए वो 1-2-3 बुक्स भी है जो हर कोई पढ़ता है, उनको तो उनसे स्टार्ट कर ले, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर ले। फिर जो आपका वैल्यू एडिशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है, वो पीआईबी से हो सकता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट स्पीचेस होती है, उनसे उनको वैल्यू एडिशन होता जाए। करंट अफेयर्स में स्पेशली एक हर दिन नया कंटेंट ऐड होता है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक तरीके से, किसी का एक मैगज़ीन में रुचि होती है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं। सब तरीक़ों से सक्सेस मिली है, एग्जाम्पल्स है, जिसने खुद बनाया वो भी सिलेक्ट हुआ, जिसने कोई मैगज़ीन पढ़ा वो भी सिलेक्ट हुआ। बस यही है कि आप अपने हिसाब से इंडिविजुअली, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने पर्सनल एप्टीट्यूड के हिसाब से यू गो अहेड, और बेसिक करने के बाद वैल्यू एडिशन के लिए यू कैन चूज़ एनी कपल ऑफ गुड रिसोर्सेज। और अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब हम साथ में पढ़ रहे होते थे तो हम सब में से सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग सर की होती थी, और अपने एसेज और अपने आंसर्स चेक करने के लिए हम इनके पास जाते थे। और जिन लोगों को नहीं पता, बता दूं कि आंसर राइटिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेंस एग्जाम। आपको 7.5 मिनट में 250 वर्ड का एक आंसर लिखना है, उस क्वेश्चन को समझना भी है, उसके प्रोज भी लिखने हैं, उसके कॉन्स भी लिखने हैं, और उसके कंक्लूजन भी लिखना है, बॉडी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की फॉर्मेट में। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ टाइम स्पेयर कर पाएँ अपकमिंग कैंडिडेट्स के लिए लाइव सेशन में भी, और अगर हो सके तो एक आंसर राइटिंग सेशन पे भी एक अच्छा सा कोई वीडियो बन सके अगर, तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डाउट्स है किसी भी विषय के रिलेटेड, इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में, स्टडी मटेरियल क्या हो, मॉक टेस्ट का कितनी इंपॉर्टेंस है, एसे में क्या स्ट्रेटजी रहे, ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे हो, ये सब चीज़ें जितने भी आपके पास डाउट्स है, आप किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी मीडियम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, या आपके थ्रू अगर कुछ आप सेशन वेशन ऐसे कोई अरेंज करना चाहते हो, वो बिल्कुल डेफिनेटली जब भी आप शेड्यूल बन जाएगा, जब भी टाइम मिलेगा, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, जितने भी डाउट्स है, क्योंकि एक ही इंटरव्यू में या एक ही सेशन में सब बोलना, और हमारे जो कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैं क्लास में पूछूं तो पता नहीं बाकी क्या बोलेंगे, हमेशा ये एक रहता ही है। इवन गुड डिज़र्विंग एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का भी ये रहता है, पता नहीं टीचर क्या बोलेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली या सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू आपसे पूछेंगे, जितना भी जो भी क्वेश्चंस है, विल ट्राई टू एड्रेस देम, और उस टाइम देखेंगे क्या क्या है। और जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मुझे लग रहा है, अब तो कुछ चीज़ें मे बी, आई डोंट नो, 2017 का है, आज 5 साल हो गए, बट कुछ चीज़ें मे बी चेंज हो गई हो। मैं आई विल ट्राई टू अपडेट माई सेल्फ ऑल्सो, क्या पैटर्न है आजकल और कैसा ये रहा, तो सब चीज़ें करके विल गेट सम टाइम। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। जो आपका शिक्षक प्लेटफॉर्म है, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी गुड विशेस, मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सर। आपकी पूरी टीम के साथ, शोएब के साथ, इंदीर के साथ, जो आपके बाकी कलीग्स है ये इंस्टीट्यूट में, काइंड ऑफ इट्स अ स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग। यस सर, इट्स एन स्टार्टअप। वो सबसे एडवांटेज जो है, ये स्टूडेंट्स, ये जो आपके भी टीचर्स है, शिक्षक है, ये इस प्रोसेस में खुद आए हैं, इस प्रोसेस से ही आए हैं। दे आर देमसेल्व्स द स्टूडेंट्स, उनको खुद पता है, ये दोनों साइड से देखते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड एडवांटेज। और सबसे जो मुझे आपके प्लेटफॉर्म की अच्छा लगा कि यू कंसिस्टेंटली एंगेज विथ योर सब्सक्राइबर्स, थैंक यू तो सर। दे कैन फील दैट कनेक्ट कि हाँ
रणधीर साहब अवेलेबल है, शोएब साहब अवेलेबल है, दे विल ऑलवेज हैव दैट, हाँ कोई ना कोई है। जी सर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक वन ऑफ द biggest in J&K. Yes, sir. Our platform Wings से Udan is the one of the biggest, and now this platform we are trying to make it at a national level. हम चाहते हैं सर कि जैसे जम्मू और कश्मीर से लोग दिल्ली जाते हैं बाहर प्रिपरेशन करने, so हम चाहते हैं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को जमा करके एक ऐसी जगह बना दे कि दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। नहीं बहुत अच्छा, ये आई रियली एंजॉय, बहुत सही, बहुत अच्छा फॉर्मेट है, आई रियली अप्रिशिएट इट, और सीखने को मिलेगा। देखिए कुछ जैसे हम सब, आप बोल रहे थे कि आप जो फार फ्लंग एरियाज, आज खैर फार फ्लंग तो आजकल डिजिटल दौर में, डिजिटल टाइम में बोल भी नहीं सकते हैं, बट जो ट्रेडिशनली जो सेंटर्स नहीं रहे हैं एग्ज़ाम्स के, जैसे आप देखिए दिल्ली में भी कुछ जगह हैं स्पेसिफिक, या बाकी स्टेट्स के कैपिटल या जम्मू श्रीनगर, बट कुछ फार फ्लंग एरियाज़ माने जाते थे कि यहाँ पे, या जो सो कॉल्ड फार फ्लंग एरियाज़ या दूर दराज इलाके जहाँ पे एक्सेस कम था। तो आजकल मुझे लगता है ये जो आप जैसे जो ये प्लेटफॉर्म्स है, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे फिज़िकल डिस्टेंस को इरेलेवेंट कर ले। जैसे ये आजकल आपको वो कंटेंट अवेलेबल है जो आपको दिल्ली में भी वही है, आपको भदरवा में भी वही है, आपको श्रीनगर में भी वैसे मिलेगा। सो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा एक और जो एडवाइस या एक सजेशन बोलूँगा, इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक लिमिट में यूज़ करें। अगर आप जैसे अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो बस एक टाइम स्पेसिफिक रखिए कि मैंने शाम को 9 से 10 तक ही देखना है। ये ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरली टाइम वेस्ट करते जाए। जो कुछ ऐप्स या कुछ कंटेंट या कुछ सर्विसेज ऑन इंटरनेट ऐसी है जिनका बिजनेस मॉडल ही है इंगेजमेंट, एल्गोरिथम्स या जितने भी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का जो भी उनका जो पैटर्न होता है, उनका जो बेसिक क्रक्स होता है वो होता है टू कीप एंगेज। आप एक टाइप की रील देखोगे, इट विल ट्राई टू शो दैट सेम टाइप, तो आपको एंगेज रखना है, इसमें नहीं फंसना है। आपने एक स्पेसिफिक टाइम रखना है डिजिटल टूल्स वो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए, हर चीज़ को बैलेंस करना है। जैसे बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सेस बैड है, तो ऐसा ना लगे कि आप ऑनलाइन लेक्चर देखते देखते 10-15 मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। मोटिवेशनल वीडियोस का भी टाइम आएगा, और अगर आपकी इंटरेस्ट है तो एक स्पेसिफिक लिमिट में देख के रहे। ऐसा ना लगे आपने 11 बजे स्टार्ट किया, 1 बजे तक आप सक्सेस स्टोरीज ही देख रहे हो, या मेरा ही इंटरव्यू बार बार देख रहे हो, ये देखो इन्होंने जैसे किया। ठीक है, एक बार सीख लिया, उसी चीज़ में फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर चीज़ को बैलेंस में रखना है। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आपको फिर से तकलीफ जल्दी ही देंगे लाइव सेशन के लिए। श्योर। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के सोशल मीडिया हैंडल्स हम शेयर कर रहे हैं, पर्सनली आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और साथ ही साथ जल्दी ही सर का लाइव सेशन भी लाएंगे और उसकी भी लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों।